एक युद्ध, 4 साल, दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां और अखबारों के हेडलाइन में तैरती हुई न्यूक्लियर खतरे की चर्चा, और इन सबके बीच मीडिया में आया हुआ व्लादिमीर पुतिन का एक बयान। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप आयुध देख रहे हैं और आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों रूस और यूक्रेन की जंग में हम न्यूक्लियर खतरे की चर्चा होने लगी। दुनिया ये मान चुकी थी कि अब युद्ध का दौर बदल चुका है और कोई भी एक देश दूसरे देश पर हमला तो कम से कम नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच फरवरी 2022 में रशिया के तरफ से कुछ टैंक और तोप यूक्रेन के बॉर्डर के अंदर घुसने लगे। हमला इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते रशिया ने यूक्रेन के 1,26,637 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। ये यूक्रेन के पूरे बॉर्डर मास का 25% था, जिसके बाद यह हमला और आगे बढ़ा। मार्च पहुंचते पहुंचते रशिया ने 1,52,332 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था। यह हमला इतना खतरनाक इसलिए भी था क्योंकि एक तरफ रशिया था। रशिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में माना जाता है, जिसकी सैन्य क्षमता दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर आती है, जिसके पास हर तरह के हथियार हैं, जो फाइटर जेट्स बनाता है, वहीं दूसरी तरफ था यूक्रेन, एक ऐसा देश जिसके पास अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के भी साधन नहीं थे, एक ऐसा देश जिसके पास टैंक और गोले बारूद इतनी कम संख्या में थे कि वो मुश्किल से कोई युद्ध लड़ पाता। ऐसा माना जा रहा था कि 1 से 2 महीने के अंदर रशिया यूक्रेन में कब्जा कर लेगा, लेकिन अब इस युद्ध को खींचते हुए 4 साल हो गए। आखिर 4 साल तक युद्ध चला कैसे? क्योंकि युद्ध के शुरू होने के बाद यूक्रेन को लगातार यूरोप और अमेरिका की मदद मिलने लगी और मदद भी कम समय। 4 सालों में यूक्रेन को 38.6 लाख करोड़ की मदद दी गई है। इस मदद में हथियार शामिल हैं, टैंक शामिल हैं, तोपें शामिल हैं, आर्मर व्हीकल्स, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। ये अमाउंट कितना बड़ा है इसको आप इस बात से समझिए कि साल 2026-27 के लिए भारत की सरकार का, पूरे भारत का रक्षा बजट मात्र 7.85 लाख करोड़ रुपए, यानी भारत की रक्षा बजट से लगभग 5 गुना ज्यादा मदद यूक्रेन को दी गई। इस मदद के बाद यूक्रेन रशिया से लड़ने के लिए सामने आया और यूक्रेन ने लड़ने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। जहां रशिया तोपों के साथ उतरा था, वहीं यूक्रेन ड्रोन लेकर के आया। यूक्रेन ने कम खर्चे में ज्यादा मार कैसे की जा सके, ऐसे हथियारों का उपयोग करना शुरू किया। लेकिन ये युद्ध तो 4 साल से चल रहा है, आखिर अब जाकर के न्यूक्लियर खतरे की चर्चा इतनी तेजी से क्यों होने लगी है? साल 2026 खास है क्योंकि साल 2026 में इस लड़ाई की शक्ल बदल रही है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2026 में रशिया को अपने कब्जे के 400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छोड़कर पीछे हटना पड़ा है। इसके साथ ही यूक्रेन ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन अब लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन के निशाने पर है रशिया का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। रशिया दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, दुनिया भर में तेल बेचता है, लेकिन यूक्रेन ने रशिया की हालत ऐसी कर दी कि रशिया के कई शहरों में तेल के ऊपर पार लगाने की आवश्यकता पड़ गई है। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, कह दिया गया है कि एक गाड़ी इतना ही तेल भरवा पाएगी। रशिया को अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के लिए बाहर से तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इस साल रशिया ने लगभग 4 लाख मीट्रिक टन बाहर से तेल बुलाया। जहां एक तरफ यूक्रेन ने अपने हमले का तरीका बदल दिया, वहीं दूसरी तरफ नाटो देश अपनी पोस्चरिंग बदल रहे हैं। जैसे इसकी शुरुआत की पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा किसी पर है तो बाल्टिक नेशंस में है, इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की जाए। उन्होंने नाटो देशों से यह मांग की कि आप रशिया के बॉर्डर्स पर लाकर न्यूक्लियर हथियारों का डिप्लॉयमेंट कीजिए। और इसके साथ ही जून 2026 में ही पोलैंड में F-35, जो सबसे अपग्रेडेड, सबसे तेज फाइटर जेट्स माने जाते हैं, उनका डिप्लॉयमेंट किया गया। और इसके साथ ही पोलैंड और लिथुआनिया ने मिलकर रशिया के बॉर्डर से मात्र 100 किलोमीटर दूर सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। इस सैन्य अभ्यास में 10,000 से ज्यादा सैनिक और 700 से ज्यादा टैंक शामिल। इसके साथ ही फाइटर जेट, तरह तरह के हेलीकॉप्टर और हथियार, ये सब एक तरह से रशिया को उकसाने वाला था। इसके बाद नाटो के देश जो हैं, उन्होंने भी अपनी तेजी का ली अपनी सैन्य अभ्यासों में। और पोलैंड और नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक जो है, जो देश हैं जो रशिया से लगे हुए हैं, उन देशों के आसपास हजारों की संख्या नेटो के सैनिक उतर के आए। इसमें जर्मनी, यूरो, इनके भी सैनिक शामिल थे। इन सैनिकों की मूवमेंट के बाद रशिया एक्टिव हुआ।
रशिया के राष्ट्रपति पुतिन मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि नाटो आग के साथ खेल रहा है। अगर रशिया के ऊपर बात आई, रशिया के ऊपर सॉवरेनिटी के ऊपर बात आई, तो रशिया किसी भी ऑप्शन को मानने से पीछे नहीं रखेगा। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों वाला देश है। ऐसे में जब रशिया की ताकत कमजोर हो रही है, जब नाटो के सभी देश मिलकर रशिया के ऊपर अपने हथियारों की तैनाती कर रहे हैं, जब रशिया के सीने में न्यूक्लियर बम तैनात करने की बात कही जा रही है, तो इस खतरे को टाला नहीं जा सकता, इस खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। और सवाल कि क्या जल्द दुनिया एक और न्यूक्लियर हमला देखने वाली है, क्या दुनिया उस रास्ते पर बढ़ने वाली है जहां से वापस आने के कोई सबूत नहीं है, जहां से वापस आने के कोई रास्ता नहीं है। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयुष से जुड़े रहिए और जो भी डेवलपमेंट होंगे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।